Hello everybody, welcome back to my channel Imaginary Classes. We are discussing class 10 civics. So today we will discuss chapter 5 popular struggles and movements. So as usual today we will also start with overview of this chapter. So हम लोगों ने अर्लियर चैप्टर में रीड कर रखा है कि क्यों पावर शेयरिंग एक डेमोक्रेसी में इम्पॉर्टेंट होता है और ये जो पावर होता है किस तरह से डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड वेरियस सोशल ग्रुप्स के बीच में डिवाइड होता है। उसी को आगे हम लोग कैरी करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इसमें कहा गया है कि जो पावर जो एक्सरसाइज कर रहा होता है उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस एंड प्रेशर्स के द्वारा उसको विवश कर दिया जाता है। तो मतलब इस एक तरह से डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि लोगों के बीच में का जो इंटरेस्ट होता है और व्यू पॉइंट्स होता है उसके बीच का कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो एक लोगों के बीच में नहीं होता है, इसमें ऑर्गेनाइज्ड वेज में भी होता है। सो जो जिसके पास पावर होता है उनको किस तरह से यहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो डिमांड के बीच में और प्रेशर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको बैलेंस करके रखने का। तो इस चैप्टर में हम लोग यही स्ट्रगल, डिमांड और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट वेज में स्टडी करेंगे, जो भी इन्फ्लुएंसर होता है उसको, लाइक इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। एंड हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसी को डायरेक्ट वेज में स्टडी करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉपुलर स्ट्रगल्स इन नेपाल एंड बोलिविया के बारे में स्टडी शुरू करेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले नेपाल के बारे में, वहाँ पे जो मूवमेंट हुआ था डेमोक्रेसी के लिए उसके बारे में, जो कि स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2006 में। ठीक है, तो इसको एक तरह से यहाँ पे थर्ड वेव भी कहा जाता है, थर्ड वेव कंट्रीज। अब थर्ड वेव कंट्रीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो कंट्री है यहाँ पे डेमोक्रेसी 1974 के बाद इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, मतलब कब इस्टेब्लिश किया गया है? 1990 में। पहले यहाँ पे क्या होता था, किंग का रूल होता था, बाद में इसको हटा के डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट किया गया था। हुआ था यहाँ पे कि जो यहाँ के किंग थे, किंग वीरेंद्र, वो एक्सेप्ट कर लिए थे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को, और फिर जो एब्सोल्यूट मोनार्की था उसको वो छोड़ दिए थे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स वो होता है जहाँ पे जो किंग होते हैं वो बस एक हेड ऑफ स्टेट होते हैं, हेड ऑफ स्टेट ही रह जाते हैं, और जो रियल पावर होता है वो तुम्हारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है उनके पास चला जाता है। और वही एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होता है? जहाँ पे फुल पावर, मतलब जो रियल हो और फिर जो नॉमिनल हो, सारा पावर जो होता है वो मोनार्की के पास, आई मीन किंग के पास ही होता है। ठीक है, फिर बाद में इसको कहा गया है कि जो इसके रॉयल फैमिली थे, मतलब राजा वीरेंद्र के, उसको एक मिस्टीरियस मैसेकर में 2001 में मार दिया गया था उसके फैमिली को। उसके बाद यहाँ पे किंग ज्ञानेंद्र को लाया गया किंग ऑफ नेपाल के रूप में, जो कि एक ऐसे किंग थे जो कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को। इसलिए साथ ही साथ वहाँ का जो एक तरह से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थे वो वीक, और उनका वीकनेस और अनपॉपुलैरिटी के कारण उसका वो जो किंग थे ज्ञानेंद्र, वो इसका फायदा उठा के यहाँ पे फरवरी 2005 में क्या किया गया, जो प्राइम मिनिस्टर था उसको डिसॉल्व कर दिया गया था और इलेक्टेड पार्लियामेंट को भी डिसॉल्व कर दिया गया। जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे 2006 में, अप्रैल 2006 में एक मूवमेंट होता है जिसमें कि लोगों का क्या डिमांड होता है कि जो डेमोक्रेसी है उसको फिर से रिस्टोर किया जाए और किंग को हटाया जाए। इसके लिए क्या करते हैं, वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, वो जितने भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो सारे मिलके एक अलायंस फॉर्म करते हैं, जो कि 7 पार्टी अलायंस कहा गया है, मतलब SPA इसको नाम दिया गया है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, 4 डे का स्ट्राइक रखते हैं काठमांडू में। काठमांडू क्या है? कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल है। और फिर साथ में ये लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। बाद में इसको माओइस्ट के द्वारा भी ज्वाइन कर लिया जाता है। माओइस्ट क्या होता है? तो माओइस्ट एक तरह से एक प्रकार का आपका क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट हैं, जो कि बिलीव करते हैं आइडियोलॉजी ऑफ माओ पे। माओ कौन है? तो एक लीडर है चाइनीज रिवॉल्यूशन के, जो कि ओवरथ्रो करना चाहते हैं गवर्नमेंट को थ्रू एन आर्म्ड रिवॉल्यूशन के द्वारा ओवरथ्रो करना चाहते हैं, मतलब हटाना चाहते हैं और इस्टेब्लिश करना चाहते हैं रूल ऑफ पीजेंट एंड वर्कर्स का। ठीक है, ये माओइस्ट ग्रुप आपके बुक में दिया हुआ है।
सो यहाँ पे आगे क्या होता है, ये ज्वाइन करते हैं, जिसके कारण बाद में क्या होता है, सिटी में कर्फ्यू भी लगा दिया जाता है और सारे लोग जो होते हैं वो स्ट्रीट्स पे आ जाते हैं। जो सिक्योरिटी फोर्स होता है वो अनेबल होता है, मतलब कुछ कर नहीं पा रहा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीपल गैदर कर रहे होते हैं वहाँ पे। और 21 अप्रैल का बात किया गया है यहाँ पे कि 21 अप्रैल को तो 3 से 5 लाख लोग रोड पे आ गए थे और उन्होंने क्या किया, एक अल्टीमेटम दे दिया किंग को, मतलब एक उनको अंतिम वार्निंग किया कि अब ये तो इस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पे। फिर क्या होता है यहाँ पे, ये जो पीपल होते हैं वो डिमांड करते हैं किंग से। 3 डिमांड होता है उनका। फर्स्ट डिमांड होता है उनका कि जो फर्स्ट डिमांड इनका क्या होता है, डिमांड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट, रिस्टोरेशन होना चाहिए पार्लियामेंट का। दूसरा डिमांड इनका होता है पावर टू एंड ऑल पार्टी गवर्नमेंट को पावर होना चाहिए, पावर देना चाहिए। और फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी न्यू फॉर्म होगा वहाँ पे। तो क्या होता है, 24 अप्रैल 2006 लास्ट डेट होता है अल्टीमेटम का, अंतिम वार्निंग का। तो फिर किंग होता है, इनको फोर्स्ड किया जाता है कंसीड करने के लिए, स्वीकार करने के लिए ये जो तीनों डिमांड था उसको। फिर यहाँ पे क्या होता है, किंग मान जाते हैं। फिर SPA जो होता है, ये 7 पार्टी अलायंसेस, ये क्या है, गिरिजा प्रसाद कोइराला को न्यू प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बनाते हैं इंटरिम गवर्नमेंट के लिए। और फिर साथ में जो भी आपका SPA और माओइस्ट है वो साथ में आके डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इलेक्शन होगा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको नेपाल्स सेकेंड मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इसको कहा गया है, जो कि नेपाल के लोगों के द्वारा किया गया था। और एक तरह से इसको कहा जाता है क्या कि नेपाली पीपल एक तरह से यहाँ पे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनते हैं ऑल डेमोक्रेट्स के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगला टॉपिक है हमारा बोलिवियाज वाटर वॉर। सो यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि जब डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर दिया जाता है तो जो पॉपुलर स्ट्रगल्स होता है वो एक तरह से एंड अप हो जाता है। यहाँ पे कहा गया है कि पीपल के इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी अगर कोई स्टेप लिया जाता है वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा, तो भी वहाँ पे क्या करते हैं, पीपल साथ में आके स्ट्रगल्स को स्टार्ट कर देते हैं, जिसको कि हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, आपका प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर इन बोलिविया को। बोलिविया क्या है, बोलिविया एक पुअर कंट्री है आपका लैटिन अमेरिका का। ठीक है, जहाँ पे क्या हुआ था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा वहाँ के जो गवर्नमेंट थे उसको प्रेशराइज्ड किया गया था कि आपका जो म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई है उस पे जो आपका कंट्रोल है वो आप गिव अप कर दीजिए, मतलब छोड़ दीजिए, और वो आप बेच दीजिए MNC को, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी को। वहाँ का जो सिटी था कोकाबाम्बा, वहाँ का पे जो भी राइट था आपका वाटर को लेकर, गवर्नमेंट फिर वो बेच देता है मल्टीनेशनल कंपनी मतलब MNC को। जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे जो मतलब प्राइस होता है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे जो वाटर का प्राइस होता है वो इमीडिएटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। जिसके कारण क्या होता है, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा जो भी होता है प्रोटेस्ट, स्पॉन्टेनियस पॉपुलर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइस आपका इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो 1000 रुपये पर मंथ हो गया, और वहाँ के पीपल का जो मंथली एवरेज है इनकम का वो 5000 रुपये आई है। जिसके कारण क्या होता है, स्पॉन्टेनियस पॉपुलर प्रोटेस्ट होता है। यहाँ पे जनवरी 2000 का बात किया गया है, न्यू अलायंस ऑफ लेबर, ह्यूमन राइट्स एंड कम्युनिटी लेबर के द्वारा एक ऑर्गेनाइज किया जाता है 4 डे का स्ट्राइक सिटी में। जिसके कारण क्या होता है, ये स्ट्राइक के बाद जो वहाँ के गवर्नमेंट होते हैं वो आपका यहाँ पे नेगोशिएशन करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं लोगों से। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि वहाँ के जो पुलिस होते हैं वो एक तरह से ब्रूटल रिप्रेशन कर देते हैं, मतलब लोगों पे बहुत ज़्यादा उसको सप्रेस करने के लिए उस पर बहुत बुरे तरीके से रिप्रेशन किया जाता है। जिसके कारण क्या होता है, वहाँ के लोग थे फिर से दोबारा उन्होंने स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया था अप्रैल में, गवर्नमेंट फिर अप्रैल में। जिसके कारण गवर्नमेंट क्या करते हैं, वहाँ पे मार्शियल लॉ भी इम्पोज करते हैं। बाद में क्या होता है, जो MNC होता है, मतलब वहाँ के जो पीपल होते हैं वो
फोर्स्ड करते हैं एमएनसी के ऑफिशियल्स को, और फिर वहाँ के जो एमएनसी के ऑफिशियल्स होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिसर, वो जो सिटी होता है उसको छोड़ के ही भाग जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, गवर्नमेंट फिर से रेडी हो जाता है, मतलब जो पहले कंसीड करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए डिमांड प्रोटेस्टर्स का, जिसके कारण क्या होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट था पहले एमएनसी के साथ वो कैंसिल कर दिया जाता है, और पुराना जो भी सिस्टम था उसको रिस्टोर कर लिया जाता है, जिसको कि बोलिविया वाटर वॉर के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है हमारा डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर स्ट्रगल। अभी हम लोगों ने 2 स्टोरी को स्टडी किया, दोनों का जो कंटेक्स्ट था वो डिफरेंट था, क्योंकि नेपाल में जो मूवमेंट हुआ था, लोग जो स्ट्रगल किए थे, वो डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए था, और साथ ही साथ वहाँ के पॉलिटिक्स का फाउंडेशन के लिए था। वहीं दूसरी साइड जो बोलिविया में हो रहा था मूवमेंट, वहाँ पे लोग एक स्पेसिफिक पॉलिसी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। तो दोनों का एक तरह से जो कंटेक्स्ट है वो डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ये हमारे मतलब डेमोक्रेसीज के पास्ट और फ्यूचर स्टडी के लिए एक तरह से रिलेवेंट होता है, बिकॉज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ दीज स्टोरीज, ठीक है। तो ये हो गया। आगे इसमें कहा गया है कि दोनों स्टोरीज में क्या है, पहले पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसके कारण यहाँ पे पॉपुलर स्ट्रगल्स हुआ, साथ ही साथ ये लोग मास मोबिलाइजेशन का बात हुआ है, मतलब दोनों में मास मोबिलाइजेशन इन्वॉल्व है। सो यहाँ पे जो है, उसके बाद हम लोग इसका जो भी हम लोग अभी स्टडी किए हैं 2 स्टोरी का, उसका हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन स्टडी कर लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि जो डेमोक्रेसी होता है वो एक तरह से पॉपुलर स्ट्रगल से ही इन्वॉल्व होता है, और फिर अगर कोई डिसीजन, होता है कि कुछ ऐसे भी डिसीजन होते हैं जो कि विदाउट कॉन्फ्लिक्ट ही वहाँ पे ले लिया जाता है, लेकिन ऑल टाइम ऐसा हो ये नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हम लोग सोच रहे हैं तो ये एक तरह से एक्सेप्शनल होगा, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी को डिफाइन ही किया जाता है कि 2 और मोर देन 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल, या फिर उनके इंटरेस्ट को या व्यू पॉइंट को लेकर यहाँ पे हमेशा क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, किसके बीच में, जो पावर को एक्सरसाइज कर रहा है या जो एस्पायर हो रहा है पावर शेयरिंग से, उससे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मोमेंट्स होते हैं ये मैक्सिमम टाइम उस कंट्री में होते हैं जो कि कंट्री एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा होता है टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, या फिर एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी और डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि जो डेमोक्रेटिक्स कॉन्फ्लिक्ट होता है वो एक तरह से रिजॉल्व होता है थ्रू मास मोबिलाइजेशन के द्वारा रिजॉल्व होता है। समटाइम्स क्या होता है, ये भी पॉसिबल होता है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस है लाइक पार्लियामेंट और जुडिशियरी, वो भी ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको रिजॉल्व कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब जो डिस्प्यूट जो होता है वो डीप होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये लोग रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं डिस्प्यूट को, और फिर वहाँ पे जो रिजोल्यूशन होता है वो पीपल के द्वारा होता है, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे कहा गया है कि जो कॉन्फ्लिक्ट और मोबिलाइजेशन हो रहा है ये एक बेस्ड है तुम्हारा न्यू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। और फिर साथ में कहा गया है कि ये जो स्पॉन्टेनियस पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है ये इफेक्टिव हो जाता है उस टाइम और ज़्यादा जब ये किसी ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स के हेल्प में होते हैं, मतलब उसके द्वारा होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स मीन्स मैनी टाइप्स ऑफ एजेंसीज होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स होते हैं, लाइक इसमें इन्वॉल्व हो सकता है ऑर्गेनाइज्ड, मतलब जो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, जैसे कि मे भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हो सकता है, प्रेशर ग्रुप हो सकता है, या फिर मूवमेंट ग्रुप्स भी